उनका ग्रोथ पिछले काफी टाइम से इंफ्रास्ट्रक्चर लेड और एक्सपोर्ट लेड रहा है, बट वो बहुत सस्टेनेबल नहीं है बियॉन्ड अ पॉइंट, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के लिए भी पूरी दुनिया में चाइना के अगेंस्ट इंपोर्ट और टैरिफ बैरियर्स लग रहे हैं, और अब यूएस में इलेक्शंस भी हैं, उसमें भी उसके आउटकम पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि एक कैंडिडेट है यूएस के, वो तो बहुत ही हाई टैरिफ बैरियर्स की बात करें, तो उसमें तो उसका फायदा और बेनिफिट तभी रहता है कि जब आप लॉन्गर टाइम के लिए मार्केट में हैं, और एसआईपी में आप एनीवे एवरेज आउट कर रहे हैं। सपोज 3 महीने बाद या 1 महीने 2 महीने बाद मार्केट डाउन भी है, तो आप लोअर लेवल्स पे भी एवरेज करते जा रहे हैं। तो उसका फायदा आपको 5 साल बाद वो मिलेगा ही मिलेगा, जो कंपाउंडिंग होगी। जब हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि सेक्टर का क्या वेट है, और उससे हम लोग ऊपर नीचे जाते हैं वो ध्यान में रखते हुए, बट बॉटम अप जो स्टॉक रख रहे हैं उसमें हम लोग कहीं ज्यादा एक्टिव वेट्स लेते हैं। और अगर स्टॉक नहीं पसंद आ रहा है, भले उसका वेट काफी हो, वो हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, और अगर पसंद आ रहा हो तो अच्छे से उसको बहुत अच्छे से ओवरवेट भी कर लेंगे। मतलब दो तीन तरीके से हम लोग रिस्क को मैनेज करते हैं। एक तो है कि वो जो मैंने आपको पहले बताया, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे मैंने बोला क्वालिटी एंड एट अ रीजनेबल प्राइस। तो अगर वो काम भी डिसेंटली किया गया है, तो दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस, स्पेशली क्वालिटी। दिख ही रहा है कि पिछले चाहे वो 5, 10, 20 सालों की एक वर्सेस अदर एसेट क्लासेस, इक्विटीज ने एक सुपीरियर रिटर्न दिया है। एंड फॉर्चुनेटली एटलीस्ट इंडिया के लिए एक कंफर्ट है कि अगले ग्रोइंग स्टोरी है इंडिया, में 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, और उसके बाद 7 6 7 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन तक तो लाइन ऑफ साइट है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ है मिस्टर गौरव मिश्रा, हु इज द हेड ऑफ इक्विटी एट मिरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर गौरव हैज ओवर 28 years of experience in investment management and equity research functions. Prior to joining Mirae Asset Mutual Fund, Mr. Gaurav was associated with Ask Investment Managers Private Limited for 14 years. Mr. Mishra manages Mirae Asset Large Cap Fund and Mirae Asset Focused Fund. Mr. Gaurav is an MBA from IIM Lucknow and BA Economic Honors from St. Stephen's College, Delhi. हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। जैसे आप सब जानते हैं, हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम हमारे इस एपिसोड में एक नए स्पीकर को लेके आए, समवन हु हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज इन दिस इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ है मिस्टर गौरव मिश्रा, हु इज द हेड ऑफ इक्विटी एट मिरे एसेट एएमसी। एंड आई थिंक गौरव, हम आपको पहली बार इस शो पे लेके आए हैं, सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव यू विद अस टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। So, Gaurav, हमने ना आपके लिए obviously बहुत सारे questions line up किए हैं. This is based on the feedback that we get from all our audience. So let's get started with the very first question that I have for you, and I think this is something जो हमारे सारे audience आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम अभी देखें तो सेंसेक्स निफ्टी ने काफ़ी बुरे हफ्ते देखे हैं the worst weeks in the last 2 years, and ये हम सबको पता है because of the Middle Eastern conflict. तो एज एन इन्वेस्टर जब मैं ये देखती हूँ कि इतना वॉलेटिलिटी चल रहा है मार्केट में, ऑब्वियसली आई एम वरीड एंड ऑब्वियसली आई एम स्कैर्ड, लेकिन मैं इक्विटी मार्केट को इस टाइम पे कैसे नेविगेट करूँ, राइट? कंसिडरिंग हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं इंडियन मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, तो मुझे क्या मतलब अभी फीलिंग आनी चाहिए कि शुड आई बी पॉजिटिव और शुड आई फील कि अभी मुझे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए अबाउट इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट? देखिए, दिस विल डिपेंड, और ये जो अप्रोच होगी निर्भर करेगा कि जो इन्वेस्टर है उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। अब यदि कोई इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होराइजन 2-3 साल से और आगे है, इतना कम से कम या उससे आगे है, तो ये जो भी मार्केट्स वल्नरेबिलिटी या वोलेटिलिटी दिखाते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाइना हो, एफआई का आउटफ्लो हो, ये एक नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल है। तो इस टाइप की जो इवेंट्स की वजह से अगर मार्केट में डाउन टिक आया, जैसे आपने बताया पिछले 2 हफ्ते से, तो ये अपॉर्चुनिस्टिकली यूज करना चाहिए अपनी एलोकेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। यदि कोई अंडरवेट है इक्विटीज में, तो दीज आर नाइस टाइम्स टू बिल्ड दैट, क्योंकि सब लोग ने अभी भी इंडिया का, जैसे हम लोग देखते हैं टॉप डाउन हाउस होल्ड पार्टिसिपेशन इक्विटीज में केवल 5% है। अगल बगल जो
आसियान कंट्रीज हैं वहां पर भी 10 से 15%, तो स्कोप अभी बहुत है कि एज एन इंडिविजुअल, एज अ रिटेल और एनी इन्वेस्टर अपने वेट्स इक्विटीज में थोड़ा सा और अपवर्ड रिवाइज करे, और जो ऐसी वल्नरेबिलिटी कभी आती है तो उसको यूज करना चाहिए, स्पेशली अगर आपका होराइजन, जैसा मैं कह रहा हूँ, मीडियम और लॉन्ग टर्म है। ओके, अगर कोई लेकिन शॉर्ट अगर टर्म ट्रेडर है तो फिर वो उसका अलग कॉल है कि उसको कैसे वो प्ले करना है, तो वो हम्म, उस डायरेक्शन में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ओके, बट यू आर सेइंग कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अगर हम 3 4 5 साल या लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होराइजन देख रहे हैं, देन वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट, इज दैट ओके? करेक्ट, करेक्ट। और उसका कारण ये भी है कि जो इंडिया की एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है वो बहुत या इंटैक्ट है, और जो इंडिया के जो मैक्रोज हैं वो इनफैक्ट इफ दे हैव ओनली गॉट बेटर। पिछले 4-5 सालों में सब इम्प्रूव हुआ है, चाहे वो ग्रोथ आउटलुक हो, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल हो, डेफिसिट्स हो, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट, फिस्कल। तो एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है, उसमें कॉर्पोरेट्स पार्टिसिपेट करेंगे, उनका प्रॉफिट्स ग्रो करेगा, मतलब बिल्कुल परफेक्ट एक लीनियर लाइन में नहीं होगा, बट ट्रेंड अपवर्ड होगा, तो उसको आप इक्विटीज से अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। और इसलिए कुछ ऐसी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनटिक्स आए तो उनको सोच समझ के यूज किया जा सकता है। ऑफ कोर्स उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस रहते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल मिड। आई थिंक एज इन्वेस्टर्स हमें इनको अपॉर्चुनिटीज ही समझना चाहिए एंड वी शुड मेक यूज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज एज यू राइटली सेड। ओके, all right. So, when we look at the Indian stock market, and of course we understand कि अभी volatility है, but long term में शायद उतना हमें volatility देखने के लिए ना मिले। तो I'm sure हमारे जो viewers हैं वो ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं जो एक सॉलिड पोर्टफोलियो के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो बिल्ड अ सॉलिड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, वैसी कौन सी कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड which are those must have mutual fund categories जब markets volatile होती है? तो क्या markets volatile तो ये तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। करेक्ट। देखिए, इसमें ये डिपेंड करता है कि इस समय मार्केट्स में वैल्यू, एक तो जैसे मैंने बताया, एक ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक कंट्री का, कॉर्पोरेट अर्निंग्स का, वो एक रीजनेबली हेल्दी है। फिर दूसरी चीज जो डिपेंड करती है वो है कि वैल्यूएशंस कैसे हैं हर जगह। तो ये बात सही है कि कभी भी परफेक्ट वैल्यूएशंस हर जगह नहीं मिलते हैं, कहीं पर थोड़ा सा अंडर वैल्यूड या फेयर वैल्यूड मिलता है, कहीं पर ओवर वैल्यूड मिलता है। इस समय अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 साल में मिड और स्मॉल कैप में बहुत स्ट्रॉन्ग री रेटिंग हुई है, जितनी अर्निंग्स ग्रोथ हुई है उससे कहीं ज्यादा री रेटिंग हुई है। तो अगर रिटर्न्स और सेफ्टी दोनों का अगर कॉम्बिनेशन मतलब चूज करें, तो इस समय फॉर इंस्टेंस लार्ज कैप एज अ कैटेगरी थोड़ा सा बेटर लग रहा है, स्पेशली नियर टर्म, शॉर्ट टर्म, अगले 3-6 1 साल के पीरियड में। बट वही अगर अगर कोई इन्वेस्टर अगले 4-5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रख रहा है, तो उसके लिए वो खुद चाहे तो कॉम्बिनेशन रख सकता है लार्ज कैप का और मिड और स्मॉल। अगर बाई चांस बहुत ज्यादा ओवरवेट हो चुका है स्मॉल और मिड में, तो ये एक सही समय कि थोड़ा वेट रिएलोकेट करे। अगर उसको खुद ये डिसीजन नहीं लेना है तो वो कोई अच्छे फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप टाइप ऑफ ऑफरिंग के कॉम्बिनेशन के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकता है। बट हाँ, अगर बहुत ही हाईली स्क्यूड एलोकेशन है टुवर्ड स्मॉल मिड या मोमेंटम टाइप स्टाइल्स, तो वो थोड़ा सा इस समय रीअलाइन करना चाहिए। ओके, सो आई मीन आई अंडरस्टैंड कि वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी तो कहीं इन्वेस्टर के लिए काम नहीं करती है, बिकॉज एवरी इन्वेस्टर इज डिफरेंट, एवरी इन्वेस्टर हैज डिफरेंट वांट्स, डिफरेंट नीड्स। लेकिन अगर हम हाई लेवल पे देखें तो यू आर सेइंग कि जितना आपका पोर्टफोलियो इस टाइम पे ज्यादा डाइवर्सिफाइड होगा उतना आपको बेटर रहेगा। सो वुड दैट बी राइट कि आप जितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं एट दिस पॉइंट, दैट विल बेनिफिट योर पोर्टफोलियो? वुड दैट बी राइट? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन इन एनी केस इज एन अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी, बट अगर आप कह रही हैं कि विद इन इक्विटी की डाइवर्सिफिकेशन की बात करें या अक्रॉस एसेट क्लास, तो दोनों की अपनी अहमियत है। क्योंकि देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हमारा मानना है कि अगले सालों में इक्विटी से एक अच्छा रिटर्न, कंपाउंडिंग रिटर्न मिलेगा। बट ये जरूरी नहीं कि हर साल वो एक स्ट्रेट लाइन में मिले। कभी कभी हो सकता है मार्केट्स थोड़ा सा स्ट्रांग, कुछ भी कारण हम लोग को दिख ही रहे हैं अगल बगल दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कुछ और उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाए मिडिल ईस्ट में एक्सेट्रा, उसके जैसे मार्केट्स इजीली 10
परसेंट प्लस माइनस कुछ भी करेक्शन दे सकते हैं। तो इन एनी केस एक एसेट एलोकेशन भी ठीक, मतलब डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, वो मैं उसके बारे में बात कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है। बट विद इन इक्विटी इटसेल्फ भी देयर इज अ रेलेवेंस की ऑफ दीज डिफरेंट कैटेगरी मार्केट कैप बेस्ड एलोकेशन। इधर वो फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दिया जाए तो खुद ही फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप है तो वो एलोकेट करेगा। अगर इन्वेस्टर को खुद करना है तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि लार्ज में भी रहे। इस समय थोड़ा सा लार्ज में अगर ज्यादा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वह वैल्यूएशन कंफर्ट है इन एग्रीगेट। मिड एंड स्मॉल में इतना नहीं है। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि रहना हर जगह चाहिए, जो आपका प्रश्न था, क्योंकि जो इंडिया की स्टोरी है वो केवल एक पर्टिकुलर सेक्टर से ही नहीं खेली जाएगी। मिड और स्मॉल में भी ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, कैबल गुड, हॉस्पिटल, जो लार्ज कैप में इतनी नहीं है। लार्ज कैप में कुछ कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज का रिप्रेजेंटेशन है जो मिड एंड स्मॉल में नहीं है। सो देयरफॉर वो एक आपको पूरी इंडिया की अपॉर्चुनिटी खेलनी है तो यू हैव टू बी अक्रॉस सेक्टर्स। Okay, wonderful. All right. So, we were talking about asset allocation and diversification, and आपने बोला कि across asset classes भी आपको diversify करना चाहिए. So, just adding on to that, अगर हम gold की बात करें, gold as a specific asset class, we all understand कि gold का जो है equity के साथ वो large extent negative correlation है, right? So, अगर gold prices ही हम देखें, काफ़ी बढ़ चुके हैं, and gold is considered to be a safe haven asset. तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये बताइए कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में गोल्ड कितना जरूरी है। तो अगर आई एम अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, तो मेरे लिए क्या गोल्ड मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए इन एनी फॉर्म, राइट? इट कुड बी इन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, एसजीबीज, व्हाटएवर, बट इन एनी फॉर्म। एंड अगर हम देखें तो काफी एफआईआईज जो हैं वो चाइनीज स्टॉक मार्केट्स की तरफ रिटर्न्स के लिए भाग रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज एस्पेक्ट्स। तो पहले आप हमें गोल्ड के बारे में थोड़ा पर्सपेक्टिव दीजिए गौरव जी। हाँ, श्योर। आई मीन गोल्ड हैज डन वेरी वेल। अभी भी उम्मीद है कि कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा अच्छा करेगा, क्योंकि यूएस में रेट कट साइकिल चल रही है। उसके अलावा थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि इतने लॉन्ग टाइम के लिए वहां पर रेट्स वो 5% थे। अभी तक तो कोई नेगेटिव इफेक्ट, ऐसा मेजर स्लो डाउन नहीं दिखा है वहां पर, बट शायद आगे जाके कुछ महीनों के लिए तो थोड़ा स्लो डाउन भी आए। उसमें एक ये थोड़ा सा सेफ एसेट हो जाएगा। इक्वली अगर कुछ ये जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं जैसे मिडिल ईस्ट में, अगर उसमें कुछ और फ्लेयर अप हो जाए तो अगेन गोल्ड विल होल्ड अप। तो नॉर्मली एज यू करेक्टली पॉइंट आउट वो थोड़ा सा नेगेटिवली कोरिलेटेड है विद इक्विटीज। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, एज एन इन्वेस्टर, एटलीस्ट मेरे व्यू में विद इन 5% ऑफ पोर्टफोलियो इन टोटल ऑफ योर ओवरऑल एसेट एलोकेशन, चाहे आप उसको फिजिकल, चाहे ऑल दीज अदर फॉर्म्स, पेपर गोल्ड तक रखना चाहिए, सीमित रखना चाहिए। सो मेरे ख्याल से अप टू 5%, नो डाउट पिछले कुछ क्वार्टर से गोल्ड का आउटलुक बिकॉज ऑफ दिस मॉनेटरी डेवलपमेंट्स अच्छा लग रहा है, और अभी भी शायद कुछ टाइम के लिए अच्छा रिटर्न्स दे। फिर वन कैन अगेन रियलाइन टैक्टिकली, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्यू परसेंटेज पॉइंट ऑफ पोर्टफोलियो, किसी को अगर वो टाइमिंग बिल्कुल करनी है तो ट्राई कर सकते हैं। But you're saying कि minimum 5% allocation गोल्ड की तरफ होना चाहिए? आई थिंक हाँ, विद इन 5% मैं कहूंगा, विद इन 5%, और उसमें थोड़ा सा। Okay. And what would you like to say, about the fact कि हम देख रहे हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब चाइनीज स्टॉक मार्केट की तरफ भाग रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे रिटर्न्स काफी बढ़ रहे हैं। तो what would you like to say about that? देखिए, हम लोग के मार्केट्स में भी थोड़े बहुत ईटीएफ्स वैसे अवेलेबल हैं जो चाइना में एक्सपोजर दे सकते हैं। मेरे कई एक दो हम लोग की ऑफरिंग्स हैं, लेकिन उन सब का टाइम होता है जब वो बिल्कुल ही डाउन एंड आउट हो। थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लेने के लिए आप जब बिल्कुल डाउन एंड आउट हो, तब आपने थोड़ा सा एक्सपोजर फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स अपना ले लिया। बट देखिए, चाइना का ऑफकोर्स बहुत टाइम से मार्केट्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे, और बहुत ही मतलब वैल्यूएशन वाइज बहुत कम वैल्यूएशन पे पहुंच गए थे कंपेयर टू जो अदर इमर्जिंग मार्केट्स हैं। और अच्छा, उसके लिए एक ट्रिगर चाहिए था कि टर्न अराउंड होने के लिए, तो उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज थोड़ी सी सपोर्टिव अनाउंस हुई हैं टुवर्ड्स लिक्विडिटी, रेट कट्स, प्रॉपर्टी एंड स्टॉक मार्केट्स की तरफ। लेकिन मेरे समझ से जो उनकी
पहले की ग्रोथ रेट्स थी, या अभी भी लोग उम्मीद करेंगे 5% तक ग्रोथ आएगी, शायद उतनी अभी ना आए, उस लेवल थोड़ा सा उससे कमी आएगी, और उस लेवल तक फिर से ग्रोथ को अप पिकअप करने के लिए वहां की गवर्नमेंट को फिस्कल सपोर्ट भी देना पड़ेगा। तो वो मार्केट वेट कर रहा है, शायद कल कुछ अनाउंसमेंट्स आए उनकी मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, तो उनकी उसके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ट्रूली एक इकोनॉमिक ग्रोथ को वो लोग रिवाइव कर सकते हैं। उनका ग्रोथ पिछले काफी टाइम से इंफ्रास्ट्रक्चर लेड और एक्सपोर्ट लेड रहा है, बट वो बहुत सस्टेनेबल नहीं है बियॉन्ड अ पॉइंट, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के लिए भी पूरी दुनिया में चाइना के अगेंस्ट इंपोर्ट और टैरिफ बैरियर्स लग रहे हैं, और अब यूएस में इलेक्शंस भी हैं, उसमें भी उसके आउटकम पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि एक कैंडिडेट है यूएस के, वो तो बहुत ही हाई टैरिफ बैरियर्स की बात करें, उससे उनके स्लो डाउन की चांसेस काफी हैं। तो आई एम श्योर जो चाइनीज गवर्नमेंट भी कुछ अपनी तरफ से सपोर्ट करना चाहेगी, बट नो डाउट, क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने बेंचमार्क्स देखते हैं, और अगर बेंचमार्क में अंडरवेट थे और अचानक वहां का मार्केट 20% 25% बॉटम से चला है, तो उनको कैचअप करने के लिए रीअलाइनमेंट होते ही, तो वही चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं मानता कि वो परमानेंटली ऐसे ही चलता रहेगा। दैट विल डिपेंड ऑन इसके बाद वहां की गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है फिजिकली, और उसका वो कितना सक्सेसफुल, कितना सही डायरेक्शन में वो स्टेप्स लिए हैं, जो वीक एरियाज उनको सही में एड्रेस करती है कि नहीं करती है। तो उन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक उनकी रिवाइव होती है कि नहीं। पर अदरवाइज चाइना एज अ सिस्टम जो है, पिछले 10-15 साल में काफी उन लोगों ने लोन ले रखे हैं, बहुत लीवरेज हो गई है सिस्टम। तो जितना आप लीवरेज लेते हो सिस्टम में, और स्पेशली अगर वो थोड़ा सा अनप्रोडक्टिव तरफ चलता चला जा रहा है, जिसके रिटर्न सब ऑप्टिमल होते जा रहे हैं, एसेट क्वालिटी कंसर्न्स है, भले वो दिखते नहीं है, उनकी भी बहुत स्ट्रेंथ्स हैं, उनके करंट अकाउंट सरप्लस है, फिजिकल सरप्लसेस रहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को पुल डाउन करते हैं। सो काफी चैलेंजिंग सर्कमस्टेंस है, बट उनकी गवर्नमेंट के एक्शन से ही अभी थोड़ा सा समझ में आएगा कि कितना ये लोग ग्रोथ पिकअप करते हैं। उसके ऊपर फिर ये रहेगा कि भाई अभी और चेज करना है मार्केट को उनकी, या इट्स बेटर टू लेट इट बी। ओके ओके, फेयर इनफ, ऑलराइट। ओके, सो गौरव जी ये बताइए कि जो मेरे साथ म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं, उन्होंने जो अपने जो है एसआईपी अमाउंट्स, जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है वो काफ़ी कम कर दिया, ₹2.99। सो व्हाई इज इट सो कि इतना कम अमाउंट आप एसआईपी में कर रहे हैं? एंड एट द सेम टाइम टेल अस द बेनिफिट ऑफ स्टेप अप एसआईपी, कि एज एन इन्वेस्टर स्टेप अप एसआईपी मुझे कैसे बेनिफिट कर सकता है? नहीं, ऑफ कोर्स इसका ऑब्वियस एक ही रीजन है कि वी वांट मोर पार्टिसिपेशन, एंड राइट डाउन टू रिटेल एंड मोस्ट कंफर्टेबल डिनोमिनेशन, जिसको जितना भी जिस लेवल से भी पार्टिसिपेट करना है, एंड अक्रॉस ऑल आवर स्कीम्स, ऑल आवर इक्विटी ऑफरिंग, वी हैव ब्रॉट दिस मिनिमम। और बाय स्टेप अप आई मीन, आई गेस आप पूछ रहे हैं कि अगर मार्केट्स वोलेटाइल हैं, नीचे होते हैं, तो द अमाउंट ऑफ SIP goes up. या सो इन जनरल स्टेप अप एसआईपी अगर हम प्रोग्रेसिवली हर साल अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते हैं, तो उसका बेनिफिट क्या होगा एज एन इन्वेस्टर टू मी इन द लॉन्ग रन? तो लॉन्ग टाइम में अगर मैं, मान लीजिए आज मैंने 5,000 का एसआईपी किया, अगले साल मैंने उसको 5,500 या 6,000 कर दिया, एंड आई कीप प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग माई एसआईपी अमाउंट थ्रू स्टेप अप एसआईपी, तो उसका मुझे क्या बेनिफिट होगा इन द लॉन्ग रन? I mean, benefit in the long run is clearly, to benefit of जो equities है, उसकी जो power of compounding है, उससे उससे आप उसका कितना फायदा ले सकते हैं। अब वो भी मैं इंडिया के केस में, इंडियन मार्केट के केस में थोड़ा सा हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि इंडिया का जो मार्केट की अपॉर्चुनिटी है वो एक स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है। वोलेटिलिटी रहेगी, आई मीन डाउन्स भी आएंगे, दैट इज अ गिवन, बट जिसका अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर है वो अगले एक साल के हिसाब से नहीं कर रहा है, 6 महीने के नहीं, वो उसका होराइजन जो है लंबा है। तो उसमें तो उसका फायदा और बेनिफिट तभी रहता है कि जब आप लॉन्गर टाइम के लिए मार्केट में हैं, और एसआईपी में आप एनीवे एवरेज आउट कर रहे हैं। सपोज 3 महीने बाद या 1 महीने 2 महीने बाद मार्केट डाउन भी है, तो आप लोअर लेवल्स पे भी एवरेज करते जा रहे हैं। तो उसका फायदा आपको 5 साल बाद वो मिलेगा ही मिलेगा, जो कंपाउंडिंग होगी। एसआईपी के साथ ये भी वो तो पता ही है कि भाई इसमें एक ऑटोमेटिक डिसीजन हो रही है। अगर आप खुद डिसीजन ले रहे हैं कि अरे आज मार्केट, तो
मार्केट ऊपर है नीचे है तो करना बढ़ाना है कम उसमें, लेकिन बहुत सारे और फैक्टर्स टाइमिंग के आ जाते हैं, Yeah. बैंडविड्थ के आ जाते हैं, फोकस के कि आपका माइंड का बैंडविड्थ है, आप कहीं और कुछ और काम कर रहे हैं, आपका कोई और प्रोफेशन है, तो ये अपने आप में ये एक सब चीजों को इज टेकन केयर ऑफ थ्रू दिस एसआईपी एंड बाय स्टेप अप एसआईपी। मतलब उसका फायदा ये भी है कि भाई अज्यूमिंग आप जहां पर भी हैं, जो भी अपना आपका बिजनेस है या नौकरी है, तो थोड़ा बहुत सैलरी इंक्रीजेस होती हैं, सो टू काइंड ऑफ ऑल्सो इंश्योर कि एज योर इनकम लेवल्स आर राइजिंग, आपका पार्टिसिपेशन इन इक्विटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, आई थिंक वो उसका रेलेवेंस है। सो आई थिंक कि एज एन इन्वेस्टर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा एसआईपी अमाउंट कितना है, मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरा एसआईपी एज अ परसेंटेज ऑफ माई इनकम कितना है, एंड एज लॉन्ग एज वी कैन फिक्स दैट परसेंटेज, तो वो अपने आप हम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे। हाँ जी, और उसमें और रिवर्स भी थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कुछ अजम्पशन लेके कि कितना पर एनम इक्विटी से मिलेगा, तो आफ्टर 10 इयर्स 20 इयर्स कितना बन सकता है बाय, हाँ। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपको इससे ज्यादा पूल चाहिए या तो थोड़ा बहुत उसके हिसाब से भी आप अभी इस स्पेशली जो लोग यंग हैं 30s में 40s में, दीज आर द राइट टाइम्स to kind of do that calculation, and जहाँ step up करना है अपना allocation through SIPs, rather than just spend that extra whatever in some slightly unproductive expenditures. Yeah. Sure. Okay. So ये सवाल हम सबसे पूछते हैं, and I would like to ask you as well कि at Miraeus at AMC आपका स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी क्या रहता है फॉर योर इक्विटी फंड? सो व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट यू लुक एट जब आप अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं फॉर द डिफरेंट इक्विटी फंड्स? उसमें दो अप्रोचेस हैं, एक तो स्टॉक सिलेक्शन की और एक है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। सो टिपिकली जो एट द स्टॉक सिलेक्शन लेवल हम लोग की जो अप्रोच रहती है वो चार पांच लेट्स से चार पैरामीटर्स पे फोकस हम लोग करते हैं। उसको इन अ नटशेल हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। सो बाय क्वालिटी ऑफ कोर्स द स्ट्रेंथ ऑफ दैट जो बिजनेस जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका डिमॉन्स्ट्रेटेड स्ट्रेंथ क्या है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, वो रिटर्न्स किस टाइप के बनाता है अपने इंडस्ट्री में, अगर उसके रिटर्न्स सुपीरियर हैं वर्सेस द एवरेज एंड तो इसका मतलब उसकी कोई डेफिनेटली बिजनेस के कोई स्ट्रेंथ्स हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के हो, चाहे वो प्रोडक्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो या नेटवर्क इफेक्ट हो, या कुछ R&D या ब्रांड एडवर्टाइजिंग के कुछ एडवांटेजेस इकोनॉमीज मिल रहे हैं उसको। सो क्लियरली क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्योंकि एक वो पैरामीटर हो गया। फिर दूसरा ऑफ कोर्स है क्वालिटी ग्रोथ। एक कंफर्ट रहना चाहिए कि इट्स अ ग्रोइंग बिजनेस, एंड थैंकफुली जैसे मैं कहता हूँ इंडिया एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है बाय एंड लार्ज अक्रॉस जो भी हम लोग सेक्टर सोच सकते हैं। एक आध को मोस्टली सब जगह ही बहुत सेक्युलर ग्रोथ रहेगी, क्योंकि बहुत लो पर कैपिटा कंजम्पशंस हैं, चाहे वो कंज्यूमर आइटम्स हो, डिस्क्रिशनरी, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रोडक्ट्स हों एक्सेट्रा, और ऑफ कोर्स एट अ रीजनेबल प्राइस, मीनिंग कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी और किस वैल्यूएशन कंफर्ट पे वो हमको पर्टिकुलर बिजनेस मिल रहा है, वो भी बहुत जरूरी है। एंड मैंने क्वालिटी में एक्चुअली क्वालिटी ऑफ बिजनेस एक कैरेक्टर बोला, उसके साथ साथ एक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट भी हो जाता है कि उनकी कैसी मैनेजमेंट की विजन, एथिक्स, इंटीग्रिटी कैसी है उनकी, बाकी उनकी पॉलिसीज जो हैं, कैपिटल एलोकेशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब आर दे मीटिंग द हाइजीन मिनिमम एटलीस्ट स्टैंडर्ड्स वी वुड एक्सपेक्ट। सो यहाँ ये चार एटलीस्ट इतने एट्रीब्यूट्स तो मिनिमम मीट होने चाहिए। देन एट अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन लेवल हम लोग थोड़ा सा इसमें दो अप्रोच विद इन दिस दो अप्रोच हैं। एक तो टिपिकली हम लोग 70-30 टाइप का एक रेशियो रखते हैं कि 70% ऑफ द पोर्टफोलियो इज जो मैंने अभी समझाया कि क्वालिटी ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस बिजनेसेस, एंड अनदर 20-30% हम लोग रखते हैं जो डीप वैल्यू सिक्लिकल स्पेशल सिचुएशंस हो, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत
हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें, सिक्लिकल बिजनेस है, डीप फॉर सम रीजन वो डीप वैल्यू चला गया है, एक्स वाई, तो वो उस टाइप के बिजनेस भी हम लोग रखते हैं पोर्टफोलियो में 20 to 30%। आई मीन कुछ साल पहले पीएसयूज, डिफेंस, ये सब उस कैटेगरी में थे। नो वन, किसी को उनसे कोई श्रद्धा नहीं थी। अब वो एक्सट्रीम पे, दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। Yeah. तो एक ये है विद इन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की 70-30। और दूसरा ये भी है कि अगर आप हमारे फंड्स देखें तो टिपिकली जो एक्टिव वेट्स होते हैं, यानी कि वर्सेस बेंचमार्क हम लोग ने कितना एक्टिव वर्सेस बेंचमार्क कितना एक्टिव वेट ले रखा है पर स्टॉक, तो हम लोग का अप्रोच थोड़ा सा ये रहता है कि एट द सेक्टर लेवल हम लोग के जो एक्टिव वेट्स होते हैं वो दे आर हाफ ऑफ व्हाट वी टेक एट द स्टॉक लेवल। मतलब स्टॉक लेवल पे हमारे एक्टिव कॉल्स बहुत हाई रहते हैं। हम लोग टू टाइम्स आवर एट द स्टॉक लेवल हमारे एक्टिव वेट्स 2 times आवर एक्टिव वेट्स एट सेक्टर लेवल। मतलब वेल वी कंस्ट्रक्टिंग, जब हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि सेक्टर का क्या वेट है, और उससे हम लोग ऊपर नीचे जाते हैं वो ध्यान में रखते हुए, बट बॉटम अप जो स्टॉक रख रहे हैं उसमें हम लोग कहीं ज्यादा एक्टिव वेट्स लेते हैं। और अगर स्टॉक नहीं पसंद आ रहा है, भले उसका वेट काफी हो, वो हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, और अगर पसंद आ रहा हो तो अच्छे से उसको बहुत अच्छे से ओवरवेट भी कर लेंगे। तो जो हमारा एक्टिव वेट रहता है स्टॉक लेवल पे, वो डबल रहता है एट द सेक्टर लेवल। सो ये दो अप्रोचेस हैं, 70-30 और this kind of approach. Okay. But then क्या ये similar strategy आप Mirae Asset Large Cap Fund के लिए भी follow करते हैं, और is there anything different that's done for Mirae Asset Large Cap Fund? Like for the Mirae Asset Large Cap also, broadly it is within this contours. Of course, as the name suggests, कि large cap में at least 80%, and Yeah. typically 82%, 83% large cap जो पहले first 100 stocks हैं उसमें रहते ही हैं weights। उसके अलावा फिर otherwise that's the constant basically is category. Okay. Otherwise the stock picking and the portfolio and the stock sizing approach and sectoral approach वो similar. All right. Okay. So now help us understand कि हमने देखा है कि बहुत सारे जो focused funds होते हैं उनका काफी large cap की तरफ focus रहता है, right? So we see a lot of focused funds who have a lot of allocation towards large cap stocks. तो ऐसा क्यों है? I mean, do we say कि एक focused fund एक large cap fund को replace कर सकता है? Do you think it's logical to say that? And what are some of the problems that you face when you're managing the focused funds? Okay. No, I think the categories are very different, so focus versus large cap comparison not there. While you're right, आपका observation सही है कि भाई थोड़ा सा large cap representation रहता है. I think maybe इन दिनों, of course, अगर फंड के साइज भी बड़े हो जाते हैं और आपको केवल फोकस फंड में, जस्ट फॉर एवरीबडीज इंफॉर्मेशन, केवल 30 स्टॉक्स रखे जा सकते हैं। Yeah. और जैसे साइज बड़े होते हैं तो थोड़ा सा माइग्रेशन एनीवे, चाहे वो फोकस कैटेगरी हो चाहे वो फ्लेक्सी कैटेगरी हो, माइग्रेशन टुवर्ड्स लार्ज कैप होने ही लगता है, बिकॉज वो एडिक्वेट साइजिंग लिक्विडिटी वहां से मिलती है। और इन दिनों एनीवे जैसा मैं पहले कह रहा था कि थोड़ा लार्ज कैप कैटेगरी में आई एम श्योर कंफर्ट लोगों को ज्यादा है ऑन द वैल्यूएशन कॉम्बिनेशन एज वेल, जबकि बाकी जो स्मॉल कैप कोहर्ट है उसमें थोड़ा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट भी आई एम श्योर होगा, सो दैट कैन बी अ फैक्टर। बट टिपिकली फोकस फंड अदरवाइज जैसे हम लोग का है वो इट्स अ फ्लेक्सी कैप विद इन फोकस। सो कोई टाइम फ्रेम ऐसे आते हैं जहां थोड़ा सा मिड स्मॉल ज्यादा रहता है, कहीं कभी उल्टा भी होता है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ वो वैल्यू प्रोपोजिशन ज्यादा है। तो एक वो भी है, और प्लस ऑफ कोर्स जो बेंचमार्क है, तो एज एन इंडस्ट्री आई एम श्योर पीपल की बेंचमार्क में भी नजर रहती है। तो बेंचमार्क का जो कॉम्पोजिशन है ये विद इन द NSE 500 जो उसका बेंचमार्क है फॉर द फोकस कैटेगरी, लार्ज कैप का रिप्रेजेंटेशन मोर देन 60-70% तक है। तो इसलिए वो भी एक फैक्टर है कि लोग ध्यान में रखते होंगे वाइल कंस्ट्रक्टिंग। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस हैं कि साइज, एज द साइज बिकम्स बिग, जो अभी इस समय मार्केट की वैल्यू प्रोपोजिशन शायद थोड़ा लार्ज कैप में बेटर है, एंड ऑफ कोर्स ऑल्सो द बेंचमार्क इटसेल्फ। जहां तक आपका सेकंड क्वेश्चन था ऑन फोकस फंड एज the difficulties, देखिए it's a 30 stock portfolio, so it's difficulty कुछ नहीं है, it's really the style of an individual manager and the
comfort an investor has with that particular style. Okay. जब आपके कोई अदर फंड है जहां पर स्टॉक का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो यू कैन स्प्रेड आउट यो होल्डिंग्स, आप 50 60 70, मतलब 150 भी हैं लोग फंड्स में स्टॉक्स, Yeah. उससे भी ज्यादा हैं। तो वो एक अलग अप्रोच हो जाती है कि आपके पास अच्छा थोड़ा सा कुछ कंफर्ट है, कहीं और रिलेटिव कंफर्ट बढ़ गया है, इसमें बिल्कुल डिस्कंफर्ट, तो आप इधर से थोड़ा वेट कम करके ऐसे स्प्रेड आउट कर सकते हैं। इन अ वे इफ डन वेल, दैट्स ऑल्सो फाइन अप्रोच। थोड़ा सा उसमें शायद वोलेटिलिटी कम हो सकती है। ये अप्रोच कंसंट्रेटेड है कि आपको जिस बिजनेस में आपको कम मतलब है श्रद्धा कि नहीं ये वैल्यू क्रिएटिंग बिजनेस रहेगा, तो आप उसमें जाते हैं। फिर अगर आप एक बार घुस गए तो ये भी रहता है कि फिर क्या अप्रोच है, किसी की थोड़ी सी अलग अलग स्टाइल रहते हैं। सो थोड़ा सा बाय एंड होल्ड हो सकता है, जिसमें पेशेंस आप देना चाहेंगे बिजनेस को। कभी कभी यूक्रेन हो गया था, कुछ और होता है जिससे पूरे ऑपरेटिंग अजम्पशंस ओवरटर्न हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस खराब है, उसके नंबर्स खराब आएंगे एक दो क्वार्टर के लिए, तो पेशेंस चाहिए कि भाई, और कॉन्फिडेंस चाहिए कि बिजनेस का कैरेक्टर खराब नहीं हुआ है। भले उसकी वजह से Yeah. वोलेटिलिटी ज्यादा दिखेगी बिजनेस में कंपेयर टू जिसमें आप बहुत स्प्रेड आउट कर सकते थे होल्डिंग्स एंड ऑल दैट। तो स्पेशली फोकस कैटेगरी में अगर आप एक स्टॉक को ले रहे हैं, तो आप कुछ और आपको लग रहा है कि उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है, तो यू माइट स्टिल वांट टू रिमेन इन्वेस्टेड। तो थोड़ा सा बेसिक पॉइंट ये है कि थोड़ा वोलेटिलिटी एक ज्यादा रह सकती है। इट्स जस्ट अ कॉन्स्टेंट। एंड इफ अ मैनेजर इज कंफर्टेबल कि ही बिलीव्स कि जो स्टॉक्स पिक कर रहा है वो अच्छे हैं, इवेंचुअली उसका कन्विक्शन है, दैट इज व्हाट द पोर्टफोलियो will reflect. Only thing is, because it's concentrated, through volatility can be higher than normal funds, uh, for which ideally जो investors भी आ रहे हैं, they should be having a slightly longer horizon, is how I would think of it. सो गौरव, मुझे ना हमेशा ये लगता है कि हम बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, एंड दैट्स अ बिग बेनिफिट फॉर एन इन्वेस्टर। फोकस्ड फंड्स में आपको 30 स्टॉक्स का एलोकेशन मिल रहा है, वेराज अगर आप कोई भी रेगुलर इक्विटी फंड्स में देखें आपको 40-50, मे बी स्लाइटली मोर। ये बताइए कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? ऐसे अगर मान लीजिए कोई फंड है जिसमें बहुत सारे 60-70-80 स्टॉक्स हैं, डू यू थिंक ओवर डाइवर्सिफिकेशन में भी इशू है? आई मीन देखिए, इसमें एक तो डिपेंड करता है कि मार्केट की मार्केट में किस टाइप के फैक्टर्स प्रिवलेंट हैं। अभी किसी ने डाइवर्सिफाई है, लेकिन वो ही इज गॉट द राइट फैक्टर्स कि वो जो भी हो, सपोज मोमेंटम, तो उससे उस समय फायदा मिल सकता है। बट ब्रॉडली एज एन इन्वेस्टर और इवन एज ए मैनेजर, again there can be different styles, but I'm more comfortable ki you've got to know what you're investing in, and and उसमें फिर आप focus कीजिए, Okay. that's the approach. अब ओवर डाइवर्सिफिकेशन मतलब अगर एक इन्वेस्टर के पास जस्ट टू मेनी फंड्स भी हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू मतलब लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ एक बस थोड़ा सा डिफ्यूज्ड अप्रोच, जिससे हो सकता है सब ऑप्टिमैलिटी आए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. So at least me, I personally think one should be a bit more focused in whether it's the number of funds one has in one's kind of portfolio, or or the approach as well, the number of stocks. Having said that, thoda sa one has to give leeway ki market circumstances kya hai, and especially because India mein, as I was saying, this is a growing market, so even a representation of slightly higher number of stocks, where huge sector diversification is ensured, is good. But हाँ, अगर वही repetitive, it's just across the same sector, just baskets of different stocks, then Yeah. one can kind of try to look for the composition of each fund, and then say कि भाई, maybe this approach I am not so comfortable with this approach. I would rather be a bit more concentrated. Okay. Okay. So just continuing the discussion around a Mirae Asset के equity funds, help us understand कि आप जो है risk को कम कैसे करते हैं in your portfolio. So what are your risk mitigation strategies? And I'll ask you the follow-up question after this. But at a portfolio level, as a fund manager, risk mitigation strategies क्या रहती हैं आपकी? इसमें दो तीन अप्रोचेस हैं, मतलब दो तीन तरीके से हम लोग रिस्क को मैनेज करते हैं.
एक तो जो है कि वो एक जो मैंने आपको पहले बताया, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, क्वालिटी एंड एट अ रीजनेबल प्राइस। तो अगर वो काम भी डिसेंटली किया गया है, तो दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस, स्पेशली क्वालिटी। देखा गया कि बिजनेसेस जो अच्छे बिजनेसेस हैं, वेल रन, मतलब अच्छे मैनेजमेंट्स और जिन बिजनेसेस की स्ट्रेंथ रहती है, तो वो वोलेटाइल हो सकते हैं, बट वो आपका परमानेंट कोई लॉस ऑफ कैपिटल नहीं करेगा। I mean, पहले तो डिपेंड करता है रिस्क क्या है। रिस्क वोलेटिलिटी तो इक्विटी में रहेगी, मेरा मानना है, बट यू नो उससे बड़ी रिस्क है कोई परमानेंटली चीज इम्प्लोड हो जाएगा। मतलब जो 100 का स्टॉक आपने 100 का लिया, बट वो बिजनेस इतना खराब था कि उसके बाद वो जब गिरा तो कभी रिकवरी नहीं किया। वो टिपिकली होता है कोई इंफीरियर बिजनेस में, इंफीरियर मैनेजमेंट में। तो उसके लिए देयरफॉर क्वालिटी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो दैट्स वन। देन द सेकंड ऑफ कोर्स इज जो मैंने रीजनेबल प्राइस बोला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि अगर आपने अपना जो बिजनेस आपने पोर्टफोलियो में ऐड भी किया है, उसमें थोड़ा सा जिस प्राइस पे आप आए हैं और जो फेयर वैल्यू उसमें गैप है, तो थोड़ा सा एक वो भी एक एडिशनल सॉर्ट ऑफ सेफ्टी नेट हो जाता है कि चलो अगर कुछ हुआ भी तो आपकी वैल्यू एक वो अपसाइड है। अगर आप ऑलरेडी ओवर प्राइस बिजनेस में एट एनी प्राइस बाई कर रहे हैं, तो फिर वो रिस्क एडिशनली बढ़ जाता है पोर्टफोलियो का। और फिर ऑफ कोर्स एट द पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन स्टेज, जैसा कि मैंने समझाया कि हम लोग वो सेक्टर लेवल पे थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं कि हम लोग कंप्लीटली बहुत एग्रेसिव कॉल्स ओवर रिप्रेजेंटेशन या अंडर रिप्रेजेंटेशन के ना लें, बिकॉज रिस्क इज बोथ कि अगर आपका पार्टिसिपेशन ऑन द अपसाइड मिस नहीं होना चाहिए, और ऑन द डाउन साइड ऑल्सो बिल्कुल डबल वैमी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए ये है कि स्टॉक्स पे आप बॉटम अप अपना फंडामेंटल कॉल लीजिए, बट सेक्टोरली भी ये ध्यान में रखिए कि बिल्कुल आप डबल सेक्टर वेट नहीं चले गए हो, कि भाई अगर बाई चांस फॉर सम रीजन हम लोग को हमारी टीम को लग रहा है, हमको लग रहा है कि नहीं ये अच्छा करेंगे, स्टॉक ये सेक्टर अच्छा और वो नहीं हुआ फॉर सम रीजन, दुनिया में इतनी वोलेटिलिटी रहती है, तो वो हिट डिस्प्रोपोर्शनेटली ना आए, एंड वाइस वर्सा, कि सो देयरफॉर एट द सेक्टर लेवल जो हम लोग का अप्रोच है, टू कीप एक्टिव वेट्स अ बिट रिस्ट्रिक्टेड, दैट्स अनदर लाइन ऑफ सॉर्ट ऑफ रिस्क मिटिगेशन। फिर उसके अलावा हमारी पूरी रिस्क कमेटी है, हर महीने इन्वेस्टमेंट कमेटी मीटिंग विच हैपन, उसमें रिस्क मैनेजर सेपरेट फंक्शन है, रिस्क टीम जो रिपोर्ट करती है वो अलग से हम लोग का रिस्क मॉनिटर करते हैं कि क्या वोलेटिलिटी, क्या ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पे हम लोग की पोर्टफोलियो के होल्डिंग्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लिक्विडिटी का रिस्क नहीं है, कुछ और टाइप की चीजें, सो दैट इज सेपरेटली मॉनिटर्ड। बट एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर, मेरा फोकस है, while selecting the stock and while constructing the portfolio, to ensure that the first two lines of defense, both from the businesses we are buying and from and in the manner in which we are constructing the portfolio itself, is adequate to take care of risk, which is basically not so much volatility to me, but which is more the scope of any permanent loss of capital, or really not participating in the sort of compounding and upside from equities. Okay. Now, अगर हम एक इन्वेस्टर लेवल पे भी देखें, वी लुक एट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, राइट? तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? डू यू थिंक हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए? इट्स इररेलेवेंट, व्हाट डू यू थिंक? No, I mean, of course, markets in stock prices are going to be volatile, but there are different ways to get those returns. There are different styles. Yeah. I have told you the style I'm completely very comfortable with. It's conceivable that someone can take very aggressive sector bets also, कि भाई आप completely अंडरवेट चले जाएं सेक्टर्स के, जीरो वेट्स, एंड डबल डाउन ट्रिपल डाउन सेक्टर्स में करें, दैट कैन आल्सो वर्क, बट आई थिंक दैट माइट बी अ बिट मोर kind of on the sort of riskier or equal to more volatile approach. So yeah, I mean, it's to each investor his style. And as an investor who's putting in mutual funds, as long as he knows कि ये फंड हाउस, ये कि इनका और ये जो फंड है क्या अप्रोच है ना, as long as he's comfortable कि भाई हाँ ये थोड़ा सा इन अप्रोच इस इस प्रोडक्ट का ऐसा है, किसी और मैनेजर का ऐसा है, as you know that, and you say okay fine, I'll also put in some percentage to momentum, say for instance, or some other kind of approach. Yeah. So I think yeah, to each his own. Okay. Okay. All right. So you just spoke about momentum, and my next question is on momentum investing.
क्योंकि हमने देखा है कि मोमेंटम एज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी काफ़ी पिकअप किया है इन द रीसेंट पास्ट. AUM जो मोमेंटम ओरिएंटेड इक्विटी फंड्स का है, इट सर्ज टू more than fourfold to rupees about 15,147,000 crores in August 2024. और ये करीब 3,500 करोड़ था in September 23. So which means एक साल में we've seen that surge. तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से जो है मोमेंटम फंड्स इतना पिकअप कर रहे हैं? Why is it that so many investors जो हैं वो इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मोमेंटम फंड्स में? आई मीन मार्केट्स में ये तो हमेशा ही होता है कि जो ट्रेलिंग रिटर्न्स जहाँ जिस कैटेगरी से जिस स्टाइल से अच्छे आ रहे हैं वहाँ फ्लोज आते ही हैं. सो आई थिंक इट्स जस्ट दैट कि मोमेंटम एज अ स्टाइल हैज एज अ फैक्टर rather as a factor has been working. I think most momentum funds are essentially in the passive form, and they are basically kind of using a combination of picking up stocks which have given superior returns in the last 6 months, last 12 months, etc. So, you double down on those stocks, you eliminate those names where the momentum is weakening. And the results are, really good in that sense. I mean, I have nothing else to say. Though momentum, even over longer periods of time, has been seen to work, across markets. Only thing investors have to be careful of is that there can be phases when it stops. This, I mean, not just momentum, but any factor stops working. And in those times, उस समय फिर अगर जब फैक्टर नहीं काम कर रहा है या बिल्कुल रिवर्स हो गया, तब उस समय हिट आ सकता है. कंसिडर जैसे हम लोग स्टॉक्स में भी देखते हैं कभी कभी जो डाउन टिक्स जब वो नहीं चलना है तो देन द फॉल्स कैन बी वेरी स्टीप. And if it's a whole fund based, so therefore I would think one should, if one wants to play it or one has played it, be careful of what allocation you've kept for it. Don't have a whole portfolio based on just that factor. Okay, so just rewinding a bit, ठीक है? आप पहले हमारे व्यूअर्स को समझा दीजिए कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग होता क्या है. आई मीन आई अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव, बट जस्ट फॉर सम व्यूअर्स जो शायद जिनको नहीं पता है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है, कैन यू हेल्प देम अंडरस्टैंड कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है? एंड जो आपने पैसिव फंड्स की बात करी थी ना इन द मोमेंटम स्पेस, आप उसके बारे में थोड़ा हमें एक्सप्लेन करिए कि हाउ डू पैसिव फंड्स वर्क एंड इज इट अ गुड स्ट्रेटजी इन द मोमेंटम स्पेस? No. I'll say this कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंटम काफी चला है, हो सकता है कभी ना कभी चलना बंद हो जाए और उसमें इनफैक्ट जो रिटर्न्स थोड़े से रिवर्स भी हो सकते हैं. So first of all, I would say be careful. I'm not at all kind of suggesting that it's a kind of it's a factor on which one should be in putting in more money at this point of time. If anything, it's the other way. One should be looking to prune at this point of time. और जहां तक रही ये जो पैसिव फंड्स की बात है, आई मीन देयर विल बी डिफरेंट कैलकुलेशंस व्हिच डिफरेंट पैसिव फंड्स आर डूइंग. बट मेरा सेंस ये है कि इसमें बेसिकली जो पिछले कोई भी टाइम फ्रेम में लोग लेते हैं, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, और उसका कॉम्बिनेशन ऑफ 6 मंथ्स प्लस 1 ईयर, कुछ वेट दिया दोनों पीरियड्स को, और उसमें फिर स्टॉक्स ने किन किन स्टॉक्स ने मार्केट को जो भी बेंचमार्क है उसको आउट परफॉर्म किया है, और जो टॉप डेसाइल में आ रहे हैं, क्वार्टाइल में आ रहे हैं, उन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में डाला, जो और जो बॉटम में आ रहे हैं उनको हटाया पोर्टफोलियो से. तो इस टाइप का चर्न होता रहता होगा विद सम फ्रीक्वेंसी, मे बी वंस अ मंथ और अ फोर्टनाइट और 2 मंथ्स. एंड उस फ्रीक्वेंसी से वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो, यानी कि जो पिछले 6 महीने से 1 साल में जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म करें उनको पोर्टफोलियो में उनका वेट्स रखिए, और जो नहीं कर रहे हैं उनको हटाइए. उसमें भी थोड़ा बहुत बेंचमार्किंग होती होगी कि भाई सेक्टर का वेट क्या है, स्टॉक का वेट क्या है, उसके हिसाब से थोड़ा सा फाइन ट्यून होता होगा. बिकॉज आई डोंट डील विद द पैसिव फंड्स, बट आई एम जस्ट रफ कट गिविंग अ फ्लेवर ऑफ हाउ दिस विल बी कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ इट्स प्लेइंग आउट. So just for the benefit of our viewers, जब हम मोमेंटम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गौरव जी, कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी बेसिकली मीन्स आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो पिछले 6 महीने 1 साल में अच्छा किए हैं, जिन्होंने मोमेंटम पिकअप किया है इन द रीसेंट पास्ट 6 months to 1 year as a general definition. Would that be right? Or Yeah, that would be right, and momentum, I think, for these kind of funds would be basically price performance. There can be other momentum as well, like earnings momentums, where those stocks where the earnings is Yeah.
accelerating or it's ahead of expectations. But those, I think, even active managers might be including in their portfolio construction and stock selection. All right. Okay. So now we'll talk about a very important financial goal, right? क्योंकि हम सब समझते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो फाइनेंशियल गोल्स की तरफ करिए, यू विल हैव मोर फोकस्ड अप्रोच टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट्स. रिटायरमेंट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल होता है या फिर होना चाहिए एटलीस्ट हर किसी के लिए, राइट? तो अगर हम रिटायरमेंट एज अ फाइनेंशियल गोल की बात करें, आप हमें ये बताइए गौरव जी कि एक इन्वेस्टर को रिटायरमेंट के लिए कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, राइट? सो ऐसी कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं जो एक अच्छे रिटायरमेंट प्लान में हम इंक्लूड कर सकते हैं, एंड सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि रिटायरमेंट एज अ फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए. और आप ये बता दीजिए कि आप अपनी रिटायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं. ओके. नहीं, देखिए, रिटायरमेंट इज रियली सॉर्ट ऑफ इशू ऑफ किस टाइम पे एक इंडिविजुअल डिसाइड कर रहा है कि मुझे जो भी मेरी एक सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली मे बी थ्रू सैलरी आ रही है, वो नहीं आएगी. इट कुड बी एट एनी एज, राइट? वन माइट डिसाइड टू बी प्लानिंग कि मैं 45 पे मुझे उसके बाद नहीं काम करना है, Yeah. या वट एवर एज. सो देन यू हैव टू वर्क बैकवर्ड्स कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग रफ कट क्या है अभी, इंक्लूडिंग ऑल योर लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग. एंड देयरफॉर at that point, whether it's 15 years from now or 20 years or 10 years, you have to inflation wise ratchet it up कि भाई इतना तो मेरा expenses रहेंगे, ये other areas of expenditure होगा on a recurring basis, some things will be one off. तो उस टाइप की income stream की तैयारी करना होगा. So basically it means एक pool of money, corpus of money, उस जो भी आपका टाइम है, एग्जिट टाइम, वहां तक बन जाना चाहिए. और उसमें ऑफ कोर्स इक्विटीज का एक बहुत अहम रोल है, बिकॉज दिख ही रहा है कि पिछले चाहे वो 5, 10, 20 सालों की एक वर्सेस अदर एसेट क्लासेस, इक्विटीज ने एक सुपीरियर रिटर्न दिया है. एंड फॉर्चुनेटली एटलीस्ट इंडिया के लिए एक कंफर्ट है कि अगले ग्रोइंग स्टोरी है इंडिया, में 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी और उसके बाद 6-7 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन तक तो लाइन ऑफ साइट है. जो भी फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इकोनॉमी के, लेबर, कैपिटल, प्रोडक्टिविटी सब हैं, तो वो ग्रोथ बेसिकली जब होगी तो उसमें इक्विटीज क्लियरली एक अच्छा उनका पार्टिसिपेशन रहेगा कॉर्पोरेट्स का, एंड इन्वेस्टर्स को वो इक्विटीज के थ्रू मिल सकता है. तो जो एक रिटर्न आपको चाहिए, रिटर्न आपको अपना पूल बनाना है, तो इक्विटीज की उसमें एक अहम भूमिका रहेगी, टू पार्टिसिपेट इन दैट. बट क्योंकि इक्विटीज एक वोलेटाइल भी रह सकते हैं एज एन एसेट क्लास वर्सेस अदर एसेट्स लाइक रियल एस्टेट, गोल्ड आपने पूछा था, या फिक्स्ड इनकम, तो एक अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स बनाने पड़ेंगे. द यंगर पर्सन इज राइट नाउ, he can bear with more volatility. तो therefore एक वो रहेगा कि भाई इक्विटीज में इस समय एक्सपोजर जो बिल्कुल यंग हैं, स्टार्ट कर रहे हैं 25-30 एज में, they should be having even the greatest sort of proportion dedicated to equities, क्योंकि वो benefit सबसे ज्यादा मिलेगा. But maybe as you're coming closer, suppose somebody wants to take a break from work and is coming closer to that time limit, whether it's 50 or whatever, and at that stage then maybe थोड़ा सा aggression कम करना पड़ेगा, reallocate towards other assets. So ये एक ongoing अपना जो asset allocation है उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी. By ongoing I mean maybe once 6 months, once a year, nothing that more frequent, but a combination. And within your other question कि within equities, मतलब as I was saying कि इंडिया तो एक ग्रोथ स्टोरी है, स्ट्रक्चरल स्टोरी है, तो कभी कभी टैक्टिकली हाँ अभी कुछ चीज महंगी हो गई है, कुछ सेक्टर्स बहुत महंगे हो गए हैं, कुछ मार्केट कैप वाइज हम लोग बात कर रहे हैं, मिड और स्मॉल, लार्ज कैप अभी फेवरेबल है. बट ओवर लॉन्गर पीरियड्स आपको एक्सपोजर सभी का चाहिए होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मिड, स्मॉल, लार्ज. अब आप खुद करें, अपने एडवाइजर से वो एलोकेशंस करवाते रहें, क्योंकि वैल्यूएशंस कभी कभी डाइवर्ज होते ही हैं, या ऐसे फंड्स में किया जिनमें एसेट मैनेजर खुद ही कॉल ले रहा है बिटवीन. जब जैसे हम लोग की ऑफरिंग एक मल्टी कैप, उसमें नेसेसरली इन अ मल्टी कैप फंड आपको 25%
मिनिमम रखना ही है, Large and small. large, mid, small में. अब that's a very though right now there's some concern on valuations, but over medium terms it will not matter because fund manager इस समय mid और small में केवल minimum 25 पे होगा, अभी सब large में होगा बाकी. बट कभी उल्टा भी होगा, जब अगर स्मॉल 4-5 साल पहले कैसे वो बिल्कुल, तो उस समय हो सकता है स्मॉल में, तो ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम ये सब एवरेज होता जाएगा. बट you want to be there across these categories, hopefully with the I mean to benefit from the power of compounding. So be sure कि जो स्टाइल है उसमें मतलब you're comfortable कि हाँ, the fund house, the fund manager is there, is not kind of necessarily churning portfolios too much, that way, so that you can kind of benefit with the medium long term. So yeah, that's how I would think of this approach towards retirement. So you've got to have an appropriate asset allocation, review it, क्योंकि sometimes ऐसा हो सकता है कि markets have corrected, तो all of a sudden आपको दिखेगा कि मेरा equities में exposure कम हो गया है, and that's the time to shift from your other asset classes to back into equities and vice versa, so that your journeys towards your objective of reaching a certain corpus which you have in mind. लेकिन अगर हम रिटायरमेंट की ही बात करें तो गौरव जी, वी आल्सो हैव सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, राइट, जो रिटायरमेंट की तरफ फोकस्ड रहते हैं. उनका गोल है कि आपको रिटायरमेंट अचीव करने में ये फंड्स आपकी मदद करेंगे, एंड जनरली दोज फंड्स आर हाइब्रिड फंड्स, चाहे उसमें कंजर्वेटिव हाइब्रिड भी आते हैं, अग्रेसिव हाइब्रिड भी आते हैं. तो अगर हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की बात करें जो हाइब्रिड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं वर्सेस मिक्स्ड असेट एलोकेशन अप्रोच जो आप बोल रहे हैं कि आप सारे असेट क्लासेस में करिए, जितने आप यंग हैं उतना ज़्यादा इक्विटी में एलोकेट करिए, तो क्या हम इन दोनों स्ट्रैटेजीज का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, और डू यू थिंक कि अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करिए दैट इज बेटर, क्योंकि अगर आप यंग हैं तो आपके पास बहुत टाइम है इन्वेस्ट इन डिफरेंट equity funds like multi caps, large caps, whatever, या फिर एक solution oriented fund में इन्वेस्ट करके छोड़ दें, हमारा retirement will be taken care of? What do you think? See, I think here अगर आप कोई भी सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड की बात करें तो उसमें रफ कट एक आइडिया होगा कि क्या कॉपस आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी या डाल रहे हैं, तो कितना वो बन सकता है. बट एज एन इन्वेस्टर आई एम अज्यूमिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम एंड inclination one has to also be looking at his or her portfolio to manage it a bit actively. I would think it's better to kind of do it, wet your feet, so to say, and kind of do it yourself. Otherwise then I don't know, I mean agar I would think that there can be sometimes certain decisions which if you have the time, you will be taking, which could be better than what just a certain product which might be missing out on certain other nuances. Opportunities. Yeah, opportunities, literally, yes. Okay. So गौरव जी, अब ये बताइए कि आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, you've seen so many cycles, आपने उतार चढ़ाव भी देखा है, अच्छा टाइम भी देखा है, बुरा टाइम भी देखा है, तो आपकी ऐसी क्या लर्निंग्स हैं या आपने ऐसी क्या गलतियां करी हैं और द लास्ट व्हाटएवर नंबर ऑफ इयर्स दैट यू हैव बीन वर्किंग, और आपने क्या सीखा है उन गलतियों से, एंड टेल अस कि अगर आपको चांस मिले टू गो बैक एंड चेंज दोज मिस्टेक्स और डू समथिंग डिफरेंटली, वुड यू डू इट? नहीं, आई थिंक फ्रैंकली लर्निंग्स तो बहुत सारी हैं, बट if I have to pick up some, एक तो यह है कि especially जो as in when you start slightly young, तो थोड़ा सा वो रहता है कि stock selection, stock picking, तो you want multi baggers, वो बहुत देखे हैं, but you got to be with जो छोटे बिजनेस होते हैं थोड़ा सा उनमें केयरफुल रहना पड़ता है. मार्केट्स इवेंचुअली कोई भी स्टॉक को हो या सेक्टर को हो, कभी कभी मार्केट खुद भी कभी कभी एक्सट्रीम पे जाता है. So those are times to be a bit, मतलब taking, very literally extreme steps कि भाई to cut your positions there completely and vice versa, to build your position fully, and it does require कि you're tracking जो businesses, अगर आप individually stock pick कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई बिजनेस अच्छा कर रहा है तो मैनेजमेंट को भी लगता है कि हम यहाँ से भी और ये नई चीज़ वो नई चीज़, तो उसमें वो नए नए बिजनेसेस में जाते हैं.
Yeah. और क्या होता है कि थोड़ा सा अगर मोमेंटम है तो वो पहले तो मार्केट रिवॉर्ड करेगा, बट इवेंचुअली उसकी इकोनॉमिक्स अगर ऐड नहीं करती है, बिल्कुल यू नो नॉट अनरिलेटेड, बट अगर एजेसेंट एरिया में भी है, इट्स नॉट अ गिवन कि बिजनेस सक्सीड करेगा कोई एजेसेंट एरिया में, फिर उसमें जो है समझ में आता है बाद में कि ये तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में रिटर्न्स नहीं बनेंगे, या मैनेजमेंट अपनी ग्रोथ को परस्यू करते करते अपने आप को बहुत ओवर स्ट्रेच कर लिया, बैंडविड्थ को, अपनी बैलेंस शीट को। तो वो सब एक जो लर्निंग्स रहती हैं कि टू बी आइडेंटिफाइंग दीज and taking hard exit calls whenever things turn like this, turn for the worse. Similarly, the bottom की कोई चीज एक्सट्रीम पे है, at the whether it's the market, कभी कभी हुआ ही है इस समय, जैसे एटलीस्ट जो लार्ज कैप कैटेगरी, मेरे को मालूम है मार्केट वैल्यूएशंस कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी बबल में नहीं है, तो एक रीजनेबल कंफर्ट है। फिर आपने पूछा कि मैं और क्या कर सकता था। Would you change something? Yeah, no, if I have to, if there's a learning which I'd like to share, it's this, that frankly, the power of compounding, as they say, is truly the eighth wonder Yeah. of the world. And in the markets, in the short term, वो बोलते हैं कि it's a voting machine कि भाई flows आ रहे हैं, उसके ऊपर prices ऊपर नीचे होते हैं, but in the long term, it is a weighing machine. जो business का worth है, जो वो वैल्यू क्रिएट, इकोनॉमिक वैल्यू ऐड कर रहा है, वही वैल्यू क्रिएशन में इवेंचुअली रिप्रेजेंट होगा। सो कीपिंग दोज इन थिंग्स इन माइंड, अगर लर्निंग थी कि ये है कि जब से मैंने भी सिस्टमैटिक ये इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, इफ आई स्टार्टेड दैट years earlier, it would have been even better, because that power of compounding would have been significantly even better. Yeah. So that's I think the number one learning, and which is what I'd urge investors ki, if you're young to please start, and not because or rather more because the opportunity which India will still offer. I'll be repeating this, I'm being repetitive, that you've got an economy which will double in size. That means just think of the creation of the growth, Right. which corporates will also be growing, and then the kind of way one can. And India is formalizing also, the government, all things, whether it's right from GST to everything for formalization of the economy is in place. So it's a wonderful opportunity to be trying to capture. If one is even mid whatever age, I would still think that there's scope to, if you're under allocated even now, for whatever is relevant to your profile, these times कुछ volatility आ जाए for whatever reason, China में पैसा जा रहा है, use it as an any downticks any further 4-5% downticks should be thought of constructively. Okay. Last question. Any book recommendations for our viewers? Any ऐसे कोई भी exciting book जो जिसने शायद आपको inspire किया हो and you think it's worth reading for all of us? Oh, so in context of our discussion, I can think of maybe two books. One is एक जेरेमी सीगल ऑथर है, उनकी बुक थी स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन। उसमें बहुत लॉन्ग पीरियड्स के लिए कैलकुलेट किया है। सम ऑफ इट इज ट्रूली लाइक मोर देन अ फ्यू डिकेड्स, सो दैट माइट नॉट बी सो रेलेवेंट फॉर एनीबॉडी, बट इवन ब्रॉडली ये है कि स्टॉक्स, एक जो कन्विक्शन है कि स्टॉक्स विल गिव सुपीरियर रिटर्न। इंडिया इज अ लिविंग प्रूफ कि हम लोग के पिछले if you see over whatever time frame you want to see, that equities do give that better return, much better than inflation. So आपके जो भी goals हैं, retirement or जो भी exercise, equities can clearly help. So that's a book which there's an updated 2014 edition where recent data etc has been incorporated, but I think the learning from there just highlights the importance of staying the course in this asset class to really benefit from the power of compounding. Then there's another book by David Swenson, which is more for just for any investor to build it's called, I think, Unconventional Success: Fundamental Approach to Investment, Personal Investment. This is kind of a multi-asset allocation advice that the author has given, David Swenson. And I think, again, very helpful to meet one's, sort of overall investment objectives. I can think of at least these two books in context of our conversation. Wonderful. Sure. Thank you so much, Gaurav ji. I think it was a wonderful conversation. हम आपके साथ पहली बार बात कर रहे हैं,
तो आई एम श्योर हमने हमारे व्यूअर्स ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा. सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड वी डू होप कि हम आपको जल्दी दोबारा लेके आए विद अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस. Sure. बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे. थैंक यू. Thanks. That was such a wonderful conversation with Mr. Gaurav. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर गौरव से पूछा कि हम इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, तो अगर एक इन्वेस्टर को एक सॉलिड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना है तो कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. तो मिस्टर गौरव सेज कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन नियर टर्म है तो आप लार्ज कैप फंड कंसिडर कर सकते हैं. अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म है, एटलीस्ट 4 से 5 साल आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तब आप मिड कैप फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. मोमेंटम एज एन अप्रोच, उसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए. ही ऑल्सो सेज कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन से मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है एंड यू नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट, तब आप मल्टी कैप फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे फंड मैनेजर वो चेंज द एलोकेशन बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन. फिर हमने मिस्टर गौरव के साथ थोड़ा गोल्ड के बारे में डिस्कस किया, कंसिडरिंग गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ सेफ हेवन. तो मिस्टर मिश्रा सेज कि अगर हम गोल्ड की बात करें तो ये एक सेफ हेवन एसेट अभी डेफिनेटली माना जा रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट, या फिर अगर हम यूएस में भी रेट कट्स की बात करें तो उसमें भी काफ़ी अनसर्टनिटी है. ही सेज कि आइडियली एज एन इन्वेस्टर आपके पोर्टफोलियो में आप 5% तक एलोकेशन गोल्ड में दे सकते हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू चाइना, चाइनीज स्टॉक मार्केट्स उतना अच्छा नहीं कर रहे थे कंपेयर टू द अदर इमर्जिंग मार्केट्स, एंड चाइनीज गवर्नमेंट टुक अ लॉट ऑफ स्टेप्स टू सपोर्ट द इकोनॉमी. आइडियली एज एन इन्वेस्टर हमें चाइनीज स्टॉक मार्केट पे कॉन्ट्राबेट लेना चाहिए था जब स्टॉक मार्केट नीचे था. फिर हमने मिस्टर गौरव से मेरे एसेट एएमसी के इक्विटी फंड्स के स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया. Mr. Gaurav says कि as an AMC they believe in quality growth at reasonable price. So it looks at strength of businesses, it looks at R&D capability and good management. AMC ऐसी कंपनीज को भी पिक करता है जो अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं. Then when it comes to portfolio construction, the AMC looks at quality growth at reasonable price for 70% of the portfolio, और जो remaining 30% है वो cyclicals या special situations के लिए रखा जाता है. फिर हमने मिस्टर गौरव से पूछा कि वो मेरे एसेट एएमसी के इक्विटी पोर्टफोलियोज में रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं. मिस्टर गौरव सेज कि जब आप क्वालिटी कंपनीज को लेते हैं तो ऑटोमेटिकली रिस्क कम हो जाते हैं. सो पिकिंग गुड कंपनीज, क्वालिटी कंपनीज ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस द रिस्क इन इक्विटी पोर्टफोलियोज. ही ऑल्सो सेज कि जब आप कंपनीज को सही वैल्यूएशन पे लेते हैं तो एक वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है. फिर हमने मिस्टर गौरव के साथ डिस्कस किया कि एज एन इन्वेस्टर अगर हमें रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना है और एक रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करना है तो इक्विटी फंड्स के ज़रिए हम कैसे वो रिटायरमेंट कॉर्पस बना सकते हैं. सो मिस्टर गौरव सेज कि अगर आपको रिटायरमेंट के लिए बचाना है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस एज में रिटायर होना है. उसके बाद यू नीड टू डिसाइड कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस चाहिए होगा या कितना पैसा चाहिए होगा कंसिडरिंग इन्फ्लेशन. राइट, तो जब आपने वो सब डिसाइड कर लिया देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इक्विटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर अस टू सेव मनी फॉर आवर रिटायरमेंट. तो अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं और आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना चाहते हैं तो आपका ज़्यादा एलोकेशन इक्विटीज़ की तरफ हो सकता है. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आप इक्विटी में से कम करके ज़्यादा पैसा फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. At the same time, you can invest in large cap funds, mid cap funds and small cap funds to diversify your portfolio based on your risk tolerance. फिर हमने मिस्टर गौरव से उनकी कुछ learnings के बारे में पूछा from equity markets and Mr. गौरव says कि सबसे पहले तो आपको power of compounding benefit का definitely फ़ायदा उठाना चाहिए by investing in equities. He also says कि SIPs के through invest करिए in equity funds to build wealth over a period of time. आप जितना जल्दी invest करना शुरू करेंगे उतना आपके लिए better होगा. He also says कि Indian economy has the potential to double itself and as an investor अगर आप equities में invest करेंगे आपको भी उसका फ़ायदा होगा. So that was about it in this particular episode. I do hope all of you had some amazing learnings. Please do like this video, please do share it with everyone and do subscribe to the Grow channel which is called Mutual Funds at Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.